Now we are going to do some of the in-test questions. So the very first question is, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक्शन और रिएक्शन अगर आपस में इक्वल हैं तो एक हॉर्स जो है वो कार्ट को कैसे पुल कर पाता है. तो देखिए, अब एक्शन और रिएक्शन कौन सा लॉ आ गया है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है यहाँ पे, ठीक है ना. तो द हॉर्स पुल्स द ग्राउंड विद इट्स फुट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिंग द ग्राउंड. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स ऑफ एक्शन द ग्राउंड पुशेज द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस द हॉर्स पुल्स द कार्ट. तो कहने का मतलब ये है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना. तो कोई भी हॉर्स है, हॉर्स जब आगे की तरफ चलेगा, ठीक है ना, जब आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो जिस फोर्स से वो आगे की तरफ चलेगा उसी फोर्स से वो ग्राउंड को क्या है, पीछे की तरफ ढकेलेगा, ठीक है. तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए, ठीक है. उसी फोर्स से वो नीचे पीछे की तरफ ढकेलेगा और वो खुद क्या है, आगे की तरफ चल पड़ेगा. तो ये फोर्स लगता है, ठीक है ना. तो इस वजह से जो है वो आगे चल पाता है, क्योंकि ग्राउंड पे जितना फोर्स वो पीछे की तरफ डालेगा उतना ही वो खुद जो है आगे की तरफ मूव करेगा. तो द हॉर्स पुशेज द ग्राउंड विद इट्स फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. वो ग्राउंड को जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और जिस फोर्स से वो पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश करेगा उसी फोर्स से वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना. As a result of this force of action, the background push, the ground pushes the horse in the forward direction. Next question. Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity. तो आप लोगों ने फायर फाइटर को देखा होगा मूवी वगैरह में कि वो जो नोजल पकड़ के रखता है पानी की, आग बुझाने वाला जो दमकल जो टीम होती है, वो जो पानी की जो पाइप को पकड़ के रखते हैं, जो नोज़ल होता है उसमें उस नोज़ल से पानी बहुत स्पीड से बाहर निकलता है, ठीक है ना. तो जिस स्पीड से नोज़ल से पानी बाहर निकलेगा, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है ना, और ये नोज़ल है, तो नोज़ल से पानी जिस स्पीड से बाहर निकलेगा तो ये तो वाटर की वेलोसिटी हो गई, और उसी वेलोसिटी से जो है पानी जो है नोज़ल को पीछे की तरफ ढकेलता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है. तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट. तो डिफिकल्ट क्यों होता है फायरमैन को उस नोजल को होल्ड करके रखना. तो इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि जिस प्रेशर से जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा पानी आगे जाने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाता है नोजल को पीछे फेंकने में. तो अब फायर फाइटर का काम क्या होता है, उस नोजल को उसी पोजीशन पे टाइटली होल्ड करके रखना है, ठीक है. तो जितनी स्पीड से पानी निकलेगा उसी स्पीड से या जिस फोर्स से पानी निकलेगा उसी फोर्स के साथ उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज नोजल जो है उसके हाथ से छूट जाएगी. तो वाटर इज इजेक्टेड विद ए लार्ज फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है. तो फॉरवर्ड फोर्स के साथ पानी जो है बाहर निकलता है, तो इसको हम एक्शन मान लेते हैं. ये तो हो गया हमारा एक्शन. एंड ड्यू टू रिएक्शन द फायरमैन एक्सपीरियंसेस ए लार्ज बैकवर्ड फोर्स. तो इसका एक्शन का अपोजिट जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, पीछे जो फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स से जो है नोजल जो है पीछे जाता है. तो इसलिए फायर फाइटर को जो है इस नोजल को बहुत टाइटली पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है. सो ही फील्स डिफिकल्ट इन होल्डिंग द होज. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए राइफल ऑफ मैन 4 kg, फॉर ए राइफल ऑफ मास 4 kg. तो एक राइफल है जिसका मास कितना है, 4 kg है. ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड. और जो बुलेट फायर हो रही है उसका मास कितना है, 50 ग्राम है. विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना, इस वेलोसिटी के साथ उसको फायर किया जाता है उस बुलेट को, ठीक है ना, 35 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल. तो राइफल की आपको रिकॉइल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है. तो देखिए, बिफोर और आफ्टर दोनों ही सिचुएशन ले लेते हैं. तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दोनों में क्या होगा, मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, ठीक है ना. तो बिफोर फायरिंग द बुलेट द टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग द बुलेट. तो मोमेंटम क्योंकि हमेशा कंजर्व्ड होती है, हम पढ़ चुके हैं. तो मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम हम देख लेते हैं पहले क्या होगी. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, द टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग, ठीक है ना. तो
इनिशियल मोमेंटम हो जाएगी अपनी ये द टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, और वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होती है, ठीक है ना। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितनी है, m1 u1, m1 किसका है, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास कितना है, m1 है, और राइफल का मास कितना है, m2 है, और इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अभी बुलेट फायर हुई नहीं है तो अभी दोनों की ही वेलोसिटी क्या है, बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u1, और जो राइफल की जो वेलोसिटी है u2 वो भी क्या है, जीरो है, दोनों की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, ठीक है ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट जो है एक फोर्स के साथ आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना, बुलेट जो एक फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये बुलेट फायर होगी उसी वेलोसिटी के साथ जो है राइफल को भी ये पीछे की तरफ ढकेलेगी, ठीक है ना। तो आफ्टर फायरिंग हम ये कह सकते हैं कि जो बुलेट की वेलोसिटी है वो v1 है, और जो राइफल की जो वेलोसिटी है वो है v2, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल, तो हमें v2 निकालनी है हमें, ठीक है। और इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो कोई बुलेट फायर हुई नहीं है तो बुलेट की स्पीड क्या होगी, जीरो, और अगर बुलेट ही फायर नहीं हुई तो राइफल भी पीछे नहीं जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज इफ देर इज नो एक्शन देर विल बी नो रिएक्शन, तो उस केस में दोनों की ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और राइफल की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। और आफ्टर फायरिंग द बुलेट, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड और राइफल की इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम जो होता है कंजर्व्ड होता है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो हम इसको आमने सामने रख सकते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, अब टोटल मोमेंटम निकालना आपको, ठीक है ना। तो ये मोमेंटम हो गया बुलेट का प्लस मोमेंटम हो गया राइफल का, और इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बुलेट का और प्लस राइफल का। तो इसको हम इक्वेट करेंगे अभी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 और u2, ये तो जीरो है, तो ये पूरा फैक्टर ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक तरीके से, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m1 कितना है, मास ऑफ बुलेट, तो ये ग्राम में दे रखा है, देखो, तो ग्राम को आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में कन्वर्ट करोगे। तो मास आपका हो गया 0.05 और वेलोसिटी v1 कितनी होगी आपकी 35 मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट से जो है, इस वेलोसिटी से जो है बुलेट आपकी फायर हो रही है, प्लस m2 क्या है, मास ऑफ राइफल, और इनटू v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ राइफल, ये आपको निकालनी है v2, ठीक है। तो v2 को यहां रखिए, बाकी सारे फैक्टर्स को आप उधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा और ये 4 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसको जो आप सोल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी -0.044 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन आपको क्या शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है राइफल की ये किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि जो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हम पढ़ते हैं। और दोनों की ही डायरेक्शन, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन के हम एक के साथ क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो बुलेट जिस वेलोसिटी से फायर होगी, राइफल उस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इन विच द राइफल विल रिकॉइल इज अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो राइफल की जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास कितने 100 ग्राम है और 200 ग्राम है, और दोनों के दोनों क्या हैं, सेम लाइन और डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ इतना, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट तो ये है और एक ऑब्जेक्ट है ये, मान लीजिए, ठीक है ना।
तो ये तो है 100 ग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट है 200 ग्राम, और दोनों ही जो है अब एक वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। तो ये तो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है आपका 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कोलाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी मान लीजिए u1 और u2 है, और कोलिजन के बाद जो है हो सकता है एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी v1। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी दे दी, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स ए वेलोसिटी ऑफ, तो कोलिजन के बाद एक की वेलोसिटी तो हमें दे दी है, दूसरे की वेलोसिटी हमें निकालनी है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, तो सिनेरियो समझ में आ गया कि बिफोर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u1 और u2, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी v1 और v2। तो v1 दे रखी है, और v2 जो दूसरी वेलोसिटी है वो हमें निकालनी है, और मास दोनों का दे रखा है m1 m2, 100 ग्राम है, दूसरे का 200 ग्राम है। तो ग्राम है तो ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना है। ऐसे ही अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या कहेंगे, द इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों सेम होंगे। ठीक है ना, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये जो है बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो है वो यही निकाल लिया इसने ऊपर ही, क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आपके आगे इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम जो आएगी आपकी m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना, तो इसमें v2 हमें निकालना है, ये वाला फैक्टर, तो इसको आप ऐसे रख दीजिए, तो दोनों को फिर यहाँ इक्वेट कीजिए आप, तो यहाँ से आप v2 निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो v2 कितनी आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है।